सिंह के राजनीतिक दस्तावेज में हम इसके चौथे उपखंड को पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हमने जेल के भीतर जो उनके राजनीतिक संघर्ष थे उसके बारे में जाना। इसमें कई तरह के पत्रों का संकलन है और साथ ही साथ सेशन कोर्ट में जो उनके ऊपर बम कांड को लेकर मुकदमा चलाया गया था उसका भी पूरा ब्यौरा है, और भगत सिंह ने किन किन लोगों को पत्र लिखे और उनमें क्या क्या चीजों को उन्होंने कोट किया, उन सभी का सविस्तार यहां पर लिखा गया है। तो इसीलिए इसी उपलक्ष्य में आज हम जो पत्र पढ़ेंगे वो भी अति महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि भगत सिंह का जो संघर्ष था जेल के अंदर, वे ना केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था, बल्कि अपने स्वयं के राष्ट्र के जो शीर्षस्थ नेता थे उनके साथ भी उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ रहा था वैचारिक लेवल पर, और साथ ही उनकी जो क्रांति का आगाज था उसे रोक पाना मुश्किल हो गया था। और इसी के चलते कांग्रेस ने भी 31 दिसंबर 1929 के अपने वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। ये मुझे बाय फोर्स ज्यादा लग रहा है। यदि आपने सेशन कोर्ट वाले जो इनके बयान थे भगत सिंह के सुने होंगे तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि भगत सिंह क्या बोल रहे थे और किन किन लोगों पर आक्षेप कर रहे थे। तो उसी कड़ी में चलिए आगे बात करते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। आज जो पत्र है उसका विषय है गृह मंत्री भारत सरकार को तार। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारियों ने जेल में भी प्रतिदिन संघर्ष जारी रखा। जेलों में सुधार के लिए जो भूख हड़ताल शुरू की गई वह कई मंजिलों से गुजरी। यतीन्द्रनाथ दास शहीद हुए। सरकार ने कुछ वायदे किए, एक बार भूख हड़ताल छोड़ी गई और फिर शुरू कर दी गई, क्योंकि सरकार के वायदों का झूठ उघड़ गया था। जनता के सामने सरकार की असलियत उघाड़ना उस अभियान का हिस्सा था। फिर शुरू हुई भूख हड़ताल में सरकार ने कई बेहुदा ढंग अपनाए, लेकिन क्रांतिकारी दृढ़ता से अपने विश्वासों पर स्थिर रहे। भगत सिंह और उनके साथी सभी कष्टों को हंसकर झेलने के सिद्धांत पर चलते रहे। तो पिछले एपिसोड में यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो हमने चर्चा करी थी कि जेल में लगभग 15 मिनट तक बेसुध अवस्था में भगत सिंह पड़े रहे, जब उनको जबरदस्ती नली द्वारा खाना मुंह में डालने की कोशिश की गई थी। नली द्वारा ये मैंने फिल्म में देखा था, इसीलिए मैं यहाँ पर इस बात को बोल रही हूं, बल्कि वरना पत्र में इस तरह की कोई बात लिखी नहीं है, लेकिन सिर्फ वहां इतना ही मेंशन है कि जबरदस्ती खाना खिलाए जाने की कोशिश में वो 15 मिनट तक पूरा अवचेतन अवस्था में चले गए थे। तो चलिए पत्र पढ़ रहे हैं। 20 जनवरी 1930 प्रति गृह मंत्री भारत भगत सिंह और अन्य कैदियों की ओर से समिति के इस आश्वासन पर कि राजनीतिक कैदियों के साथ व्यवहार का प्रश्न हमारे संतोष के अनुसार शीघ्र ही अंतिम रूप में हल कर लिया जाएगा, हमने अपनी भूख हड़ताल स्थगित कर दी थी। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के भूख हड़ताल संबंधी प्रस्तावों की प्रतियां जेल अधिकारियों ने रोक ली हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को कैदियों से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। षड्यंत्र केस से संबंधित विचाराधीन व्यक्तियों पर पुलिस अधिकारियों की आज्ञा से 23-24 अक्टूबर 1929 को बुरी तरह हमले किए गए। तो एक एक चीज की बारीकी को वे अपने सभी पत्रों में समेट कर लिख रहे हैं, और इतनी सारी बातों का उन्होंने यहाँ पर ब्यौरा दिया है, लेकिन ये महज 7 या 8 पंक्ति का पत्र है, तार। उसी में छोटे से पैराग्राफ में ही उन्होंने सब कुछ जो वे हो रहा है सब चीजों को वहां मेंशन कर दिया है बाखूबी। अब दूसरा पत्र हम उठाएंगे, गृह मंत्रालय भारत सरकार को स्मरण पत्र। ये इन्होंने 20 जनवरी 1930 के पत्र के बाद एक हफ्ते बाद स्मरण पत्र के तौर पर दिया है। द्वारा स्पेशल मजिस्ट्रेट लाहौर षड्यंत्र केस लाहौर 28 जनवरी 1930। 20 जनवरी 1930 के हमारे तार के संदर्भ में जो नीचे दिया जा रहा है हमें कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अब वो हर पॉइंट को यहां पर रख रहे हैं सिलसिलेवार।
गृह सदस्य भारत सरकार दिल्ली लाहौर साजिश केस के विचाराधीन अंडर ट्रायल बंदियों ने इस आश्वासन पर भूख हड़ताल स्थगित की थी कि सरकार जेल कमेटी की सिफारिशों पर विचार कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस सरकारी कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजनीतिक बंदियों के साथ प्रतिशोधात्मक व्यवहार किया जा रहा है, मतलब जेल में उनके साथ मारपीट की जा रही है, कई तरह की यातनाएं उन्हें दी जा रही हैं, और ये सब कुछ इंटेंशनली। निवेदन है कि लाहौर साजिश केस के बंदियों के बारे में सरकार हमें अपने अंतिम निर्णय से 1 हफ्ते में अवगत करा दे। जिस प्रकार उपरोक्त तार में संक्षेप में बताया गया है, आपके ध्यान में हम ये लाना चाहते हैं कि पंजाब की जेलों में बंद लाहौर साजिश के बंदियों और प्रत्येक राजनीतिक बंदी को पंजाब जेल जांच कमेटी के सदस्यों के इस आश्वासन से बहुत जल्द ही राजनीतिक बंदियों के व्यवहार का प्रश्न हमारी तसल्ली के अनुसार हल किया जा रहा है, भूख हड़ताल स्थगित कर दी थी। तो जिन्होंने भी पिछला एपिसोड सुना है उन्हें इन सब बातों को समझने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा आपको बता देती हूं रिकैप कि पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि वे किस प्रकार सारी बातों को रखते हैं कि भूख हड़ताल हम स्थगित कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार जो है बातों को मान लेगी। राजनीतिक कैदियों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए और किस तरह की बेसिक फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, इस चीज को मानते हुए भगत सिंह कुछ समय के लिए हड़ताल स्थगित कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग फैसला लेते हैं कि कमेटी ने माना नहीं है, और अब वो एक चेतावनी जारी कर रहे हैं पत्र के जरिए कि 1 हफ्ते में यदि हमें नहीं मिला आपका जवाब तो हम किस तरीके से हड़ताल दोबारा चालू करेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा था कि जो समिति के अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं पंजाब समिति के, जिसमें नाम लिखा है पंजाब जेल जांच कमेटी के सदस्य, उसके जो अधीक्षक थे, उन्हें तकरीबन 9 घंटे लगे भगत सिंह को कन्विंस करने में इस बात के लिए कि आप फिलहाल स्थगित कर दीजिए, भूख हड़ताल छोड़ दीजिए, और हम जो है सरकार से बात कर रहे हैं और सरकार हमारी मांगों को मान लेगी। तो इसी चलते भगत सिंह कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं भूख हड़ताल। महान शहीद यतीन्द्र नाथ दास की शहादत के बाद यह मामला लेजिस्लेटिव असेंबली में उठा और सर जेम्स कर्रीर ने सार्वजनिक रूप से यह आश्वासन दिया कि अब मन बदल गया है, और तभी यह कहा गया कि राजनीतिक कैदियों के साथ व्यवहार के प्रश्न में उन्हें बहुत सहानुभूति है। मन बदलने का मतलब सिर्फ सहानुभूति जताना है। ऐसे राजबंदियों ने जो देश के भिन्न भिन्न भागों की जेलों में भूख हड़ताल पर थे, उस समय उपरोक्त आश्वासन और कुछ बंदियों की बदतर हालत को सामने रखकर पास किए गए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पारित प्रस्ताव और निवेदन पर अपनी हड़ताल स्थगित कर दी थी। तो यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पारित प्रस्ताव और निवेदन पर उन्होंने भूख हड़ताल को स्थगित किया था। उस समय से सभी स्थानीय सरकारों ने अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं। अलग अलग राज्यों की जेलों के इंस्पेक्टर जनरलों की बैठक लखनऊ में अभी समाप्त हुई है। अखिल भारतीय सरकारी कॉन्फ्रेंस का विचार विमर्श दिल्ली में हुआ है। अखिल भारतीय सरकारी कॉन्फ्रेंस का विचार विमर्श दिल्ली में हुआ है। अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस पिछले दिसंबर महीने में हुई थी। 1 माह से अधिक बीत चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक एक भी सिफारिश लागू नहीं की है। इस तरह के लटकाए रखने वाले व्यवहार में दूसरों की तरह हमें भी इस बात का भय है कि संभवतः इस सवाल को एक और कर दिया गया है। पिछले 4 महीनों में जिस प्रकार भूख हड़तालियों और राजनीतिक बंदियों के साथ प्रतिशोधात्मक व्यवहार हुआ है, उससे हमारी आशंका और पक्की हुई है। जो यातनाएं राजनीतिक बंदियों को दी जा रही हैं, उसके संबंध में पूरी जानकारी होना हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी जेल की 4 दीवारी में से जो थोड़ी बहुत सूचनाएं हमें मिल सकती हैं, वे हमें वस्तु स्थिति से परिचित कराने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम नीचे दे रहे हैं, जिनसे हम विचलित हुए बिना नहीं रह सकते और जो सरकारी आश्वासनों से मेल नहीं खाते। तो यहाँ पर वे अच्छी तरह मेंशन कर रहे हैं। मैंने पहले भी मेंशन किया है कि भगत सिंह के लिए टीम वर्क की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। तो इस बात को वे मेंशन कर रहे हैं कि हम जेल के अंदर हैं और सख्त पहरे में हैं, इसलिए हमारे पास सारी खबरें नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जो खबरें आ रही हैं उससे अनुमान हम लगा रहे हैं।
तो इससे पता चलता है कि जेल के भीतर रहते हुए भी उन्होंने अपने तंत्र को किस तरह फैला रखा होगा, उनका जो टीम वर्क होगा कितना मजबूत होगा कि कड़े पहरेदारी में रखे हुए कैदियों को भी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन दूसरे जेलों में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, उसकी मिलती थी। तो इससे उनके कुशल संगठनकर्ता होने की काबिलियत भी जाहिर होती है। अब वो पहला पॉइंट रख रहे हैं, श्रीयुत B.K. बनर्जी जो दक्षिणेश्वर बम केस के संबंध में लाहौर सेंट्रल जेल में 5 बरस की जेल भुगत रहे हैं, गत वर्ष आम भूख हड़ताल में शामिल हो गए। उनकी सजा के हिसाब से उनकी रिहाई पिछले दिसंबर माह में हो जानी थी, लेकिन अब 4 माह के लिए टाल दी गई है। तो ये रवैया समसामयिक सरकार के संदर्भों में भी समझिए। आज जो सरकार कर रही है वो हमारी अपनी है, फिर वो हमारे साथ ऐसा बेगानों जैसा सुलूक क्यों कर रही है हर उस व्यक्ति के साथ जो सरकार के विरुद्ध आवाज उठा रहा है। इस जेल में लाहौर साजिश के संबंध में आजीवन बंदी की सजा भुगत रहे 70 वर्षीय वृद्ध बाबा सोहन सिंह को सजा दी गई है। नीचे फुटनोट में दिया हुआ है, बाबा सोहन सिंह भकना 1870 से 1968 गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष, यानी कि 98 ईयर्स, 70 साल यहां पर लिखा हुआ। उसके बाद भी वे काफी समय जीवित रहे होंगे। इसमें से अनेक मामलों में उनकी कैद बढ़ा दी गई है, जबकि कुछ स्पेशल क्लास से हटा दी गई है। इसके अलावा अन्यों में से मियां वाली जेल में बंद सरदार काबिल सिंह और सरदार गोपाल सिंह को आम भूख हड़ताल में शामिल होने के कारण सजाएं दी गई हैं। तो यहां पर फिर फुटनोट में दिया है, काबिल सिंह का पूरा नाम जो है उन्होंने दिया है काबिल सिंह गोविंदपुरी और गोपाल सिंह कौमी, ये पूरा नाम उन्होंने वहां दिया हुआ है। इसमें से अनेक मामलों में कैद बढ़ा दी गई है, जबकि कुछ स्पेशल क्लास से हटा दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से कैद बढ़ा दी जाती होगी, और स्पेशल क्लास से हटाने का मतलब वो सारी सुविधाएं जो कुछ खास कैदियों के लिए होती होंगी वहां से उन्हें डिग्रेड कर देना। मैं इसी से ये अनुमान लगा पा रही हूं। सेकंड पॉइंट, इसी अपराध में अर्थात आम भूख हड़ताल में शामिल होने के कारण आगरा सेंट्रल जेल में बंद सर्वश्री शचीन्द्र नाथ सान्याल, रामकृष्ण खत्री, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, राम कुमार सिन्हा, शचीन्द्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्त तथा काकोरी केस के अनेक बंदियों को सख्त सजाएं दी गई हैं। विश्वस्त सूत्रों से पता चलता है कि श्री सान्याल को बीड़ियां डालकर एकांत कोठरी में रखा गया है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। उनका वजन 18 पौंड कम हो गया है। तो कितना तंत्र इन्होंने अपना बना रखा होगा, कितनी लोगों के साथ लोगों को जोड़ रखा होगा अपने क्रांतिकारी संगठन में, कि हर चीज की खबर उन्हें मिलती है। कौन किस तरह लाया जा रहा है जेल में, किसका कितना वजन कम हो रहा है, कौन कहां पर भूख हड़ताल कर रहा है और भूख हड़ताल कितने दिन से जारी है, कौन कौन नए लोग उसमें शामिल होते जा रहे हैं, हर चीज का ब्यौरा इनके पत्रों में पूरी सविस्तार दिया गया है। मालूम हुआ है कि श्री भट्टाचार्य तपेदिक के मरीज हैं। बरेली जेल के 3 कैदियों को भी सजाएं दी गई हैं, उनकी समस्त सुविधाएं वापस ले ली गई हैं। यहां तक कि अपने संबंधियों से मुलाकात एवं पत्र व्यवहार करने जैसे आम अधिकार भी छीन लिए गए हैं। उनके वजन काफी कम हो गए हैं। इस संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1929 और जनवरी 1930 में 2 प्रेस वक्तव्य दिए थे। तो काफी अरसे बाद पकड़े गए हैं अप्रैल के दूसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते में, और वक्तव्य तकरीबन साल भर बाद नेहरू जी की तरफ से आ रहा है। तो थोड़ा सा प्रश्न के घेरे में शीर्षस्थ नेता भी आते हैं। तीसरा पॉइंट, भूख हड़ताल के संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात तार द्वारा अलग अलग राजनीतिक बंदियों को भेजा गया। इसकी कॉपियां जेल अधिकारियों ने रोक ली। फिर इस संबंध में सरकार ने बंदियों से मुलाकात के लिए कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को इजाजत नहीं दी। लेकिन यहां पर इसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल की क्या प्रतिक्रिया रही इस मामले को लेकर, वो फिलहाल नहीं लिखा गया है। अगर आगे कहीं लिखा हो तो हम तब उसकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा प्रतिक्रिया कांग्रेस की नहीं लिखी गई है।
हुई भी थी कि नहीं, ये भी नहीं लिखा गया है। चौथा पॉइंट, पुलिस के उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार 23 एवं 24 अक्टूबर 1929 को लाहौर साजिश केस के मुलजिम बंदियों पर वहशियाना हमला किया गया है। विवरण पत्रों, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। स्पेशल मजिस्ट्रेट पंडित श्री कृष्ण ने हम में से एक व्यक्ति का बयान दर्ज किया था। इस बयान की कॉपी आपको 16 दिसंबर 1929 को भेजी जा चुकी है, पर न तो पंजाब सरकार और न ही भारत सरकार ने उत्तर देने या हमारी ओर से जांच कराने की मांग को आवश्यक समझा, जबकि दूसरी ओर से इसी घटना के संबंध में हिंसात्मक प्रतिशोध लेने के इरादे से स्थानीय सरकार ने हम पर मुकदमा चलाने की बहुत आवश्यकता महसूस की है। तो सारी वो कार्यशैली जो है जेल के अंदर कैदियों को लेकर जेलरों की जो होती है या सरकार की जो होती है, वो सब यहां पर सविस्तार वे बता रहे हैं कि कॉपी जो मांगी जाती है कि किस तरह के जवाब हमारे पास आए हैं वो उन्हें नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, उल्टा उनके ऊपर गलत गलत मुकदमों में गलत गलत केसेस में उनको फंसाकर मुकदमे दायर करने की पूरी साजिश हो रही है। पांचवा पॉइंट, दिसंबर 1929 के अंतिम सप्ताह में लाहौर बोर्स्टल जेल में कैद बंदी श्री किरण चंद्र दास तथा अन्य 8 को अब मजिस्ट्रेट की अदालत में लाकर पेश किया गया तो उन्हें हथकड़ियां और जंजीरों से जकड़ा हुआ था। यह पंजाब जेल जांच कमेटी और पंजाब की जेलों के इंस्पेक्टर जनरल के समझौते का सरासर उल्लंघन था। यह ध्यान देने योग्य है कि ये जमानत योग्य जुर्म के तहत बंदी थे। इस संबंध में डॉक्टर मोहम्मद आलम, लाला दूनीचंद लाहौर वाले और लाला दूनीचंद अंबाला वाले के लंबे बयान ट्रिब्यून में प्रकाशित हुए हैं। तो ये सब कुछ देखते पढ़ते हुए मैं काफी हैरत में आ जाती हूं कि जेल के अंदर से भी वे कितना पढ़ते थे और लिखते भी थे और संगठन भी चला रहे थे जेल के अंदर पूरा क्रांतिकारियों का, और कई तरह की और गतिविधियों में वे शामिल थे जेल के अंदर रहकर भी, चाहे वे भूख हड़ताल हो, चाहे वे पत्र व्यवहार हो और जगह जगह जांच कमेटियों को लिखना हो, इतना सब कुछ वे जेल में यातनाएं सहते हुए भी कर रहे थे। तो कितने काबिल संगठन करता रहे होंगे, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। जब हमें राजनीतिक बंदियों की समस्त यातनाओं का पता चला तो हमने भूख हड़ताल पुनः आरंभ करने से गुरेज किया। भले ही इस बात का हमें अत्यंत दुख था, लेकिन हमने सोचा कि समस्या जल्द ही तय हो जाएगी। तो मतलब अभी थोड़ा और इंतजार करेंगे भूख हड़ताल से पहले, कि अचानक से एकदम भूख हड़ताल पे नहीं जाना है, थोड़ा और वेट करना है। हो सकता है सरकार अभी भी मशवरा कर ही रही हो इन सब चीजों के ऊपर। लेकिन अब उपरोक्त उदाहरणों की रोशनी में क्या हम ये माने कि भूख हड़ताल की अनकही भयंकर यातनाएं और यतीन्द्र दास की महान शहादत ऐसे ही चली गई? क्या हम यही माने कि उभर रहे जन आंदोलन को रोकने और संकटमय दौर को टालने की नियत से ही सरकार ने हमें आश्वासन दिए थे? हम आशा करते हैं कि आप हमसे असहमत नहीं होंगे कि हमने काफी समय तक धैर्य की प्रतीक्षा की है। तो जेल के अंदर से भी रहकर जेल के बाहर भी एक जन आंदोलन को वो मोबिलाइज कर पा रहे थे। कितनी बड़ी बात है कि जेल में जो जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर वो बयान जारी कर रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं अखबारों में, जो पत्र बाहर लिख रहे हैं उनको वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन पत्रों को छपवा दिया जाए ताकि जेल में क्या हो रहा है उसका पता चले, भूख हड़ताल किस तरह से हो रही है, कितनी यातनाएं दी जा रही हैं। हर चीज को वो जन आंदोलन से बाहर, जेल के बाहर जोड़ रहे थे। तो ये समझिए कि यदि जीवन से मोहलत मिलती तो किस तरह का वो संगठन चलाते और किस तरह से वो कार्य करते। हम आशा करते हैं कि आप हमसे असहमत नहीं होंगे। हमने काफी समय तक धैर्य से प्रतीक्षा की है, लेकिन हम अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सरकार के अपने ढुलमुल व्यवहार एवं राजनीतिक बंदियों के साथ दुर्व्यवहार के चलते हमारे पास पुनः संघर्ष शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। हम जानते हैं कि भूख हड़ताल आरंभ करना और उसे जारी रखना कोई सरल कार्य नहीं है, लेकिन साथ ही हम बता देते हैं कि भारत अन्य बहुत से यतीन्द्र और राम रखा और भान सिंह पैदा कर सकता है। तो अब ये दोनों कौन थे इसका आगे वो ब्यौरा दे रहे हैं, विद इन ब्रैकेट्स है ये। अंतिम दोनों ने 1917 में अंडमान द्वीपों में अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया था। पहले ने 92 दिनों की भूख हड़ताल के बाद आखिरी सांस ली और दूसरा 6 महीने तक चुपचाप अमानवीय अत्याचार सहते हुए महान नायक की मृत्यु को
प्राप्त हुआ। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि इन बलिदानियों के बारे में देश में शायद कोई नहीं जानता। जो इसके ऊपर शोध करते होंगे सिर्फ उन्हीं तक ये जानकारी पहुंची होगी। जबकि वीर सावरकर 6 माफीनामे लिखने के बावजूद भी इस देश के बच्चे बच्चे को पता है कि वे कौन हैं। तो इससे पता चलता है कि इतिहास लेखन में कितनी बेईमानी की गई है, उसको पुनर्लिखने की आवश्यकता अब महसूस होने लगी है। और इतिहास लेखन किस नियत और नजरिए से लिखा गया है ये भी हमें पता चलता है। तो अपना इतिहास हमें स्वयं ही लिखने की अहमियत समझनी होगी। उसके लिए हमें सुनना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। एक प्रॉपर पढ़े लिखे लोगों की टीम भी इसके लिए तैयार करनी पड़ेगी। अंबेडकर नामा या अंबेडकर नामा जैसे कुछ गिने चुने चैनल्स जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं ना काफी हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए आगे पढ़ रही हूं। राजनीतिक बंदियों से अच्छे व्यवहार के समर्थन में जनता में से लोगों ने तथा हम में से काफी कुछ ने कहा है। इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। वर्गीकरण के मामले में सबसे अहम पक्ष और मूल मंतव्य की स्थापना के बारे में हम कुछ शब्द कहना चाहेंगे। वर्गीकरण के मापदंड के प्रश्न पर हंगामा हुआ है। अलग अलग सरकारों के सुझाए हुए मापदंड में से मूल मंतव्यों को बिल्कुल निकाल दिया गया है कि मतलब क्लासिफाइड कर दिया जाए। जो कैदी हैं उनको भी साधारण कैदियों के साथ राजनीतिक कैदियों को या राजनीतिक बंदियों को न रखा जाए, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए और उसमें भी वर्गीकरण हो सकता है। इस चीज की बात अब भगत सिंह कह रहे हैं। यह वास्तव में अजब व्यवहार है। मात्र मूल मंतव्य से ही किसी भी कार्रवाई की सही कद्र का निर्णय किया जा सकता है। क्या हम यह समझे कि सरकार एक ऐसे हमलावर जो अपने शिकार का शोषण करते हुए उसे जान से मार डालता है और एक खड़ग बहादुर जो एक बदमाश की हत्या करके नौजवान लड़की की इज्जत बचाता है और समाज को सबसे अधिक दुराचारी चापलूसी से मुक्ति दिलाता है, दोनों के बीच अंतर करने में असमर्थ है। तो ये बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि खड़ग बहादुर सिंह जिनका जिक्र इस वक्त वे कर रहे हैं, तो यदि जब वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, वो वाला एपिसोड जब आपने देखा होगा सेशन कोर्ट में जब बम कांड का चलता है मुकदमा, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरीके से मारवाड़ी को मारकर इन्होंने दूसरी औरतों को बचाया है उससे। दोनों के बीच अंतर करने में असमर्थ है। क्या दोनों की एक ही वर्ग का व्यक्ति समझा जाए? क्या एक जैसा अपराध करने वाले दो व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं, जिसमें एक स्वार्थी है और दूसरा निस्वार्थी? इसी तरह क्या एक सामान्य हत्यारे और एक राजनीतिक कार्यकर्ता में कोई अंतर नहीं है? भले ही राजनीतिक कार्यकर्ता हिंसा भी अपना ले, उसका यह निस्वार्थता क्या उसे शेष अपराधियों से ऊंचा नहीं बना देती है? ऐसी स्थितियों से हमारी मान्यता है कि वर्गीकरण के मापदंड में मंतव्य को सबसे प्रमुख पक्ष की तरह लिया जाना चाहिए कि वर्गीकरण करते वक्त उनका मंतव्य अर्थात उनके पीछे का जो उद्देश्य है वो भी वर्गीकरण में शामिल होना चाहिए। गत वर्ष हमारी भूख हड़ताल आरंभ होने पर जब इसी बात पर विचार के लिए अनेक जन नेता, जिनमें डॉक्टर गोपीचंद और लाला दूनीचंद अंबाला वाले भी थे, जिन्होंने पंजाब जेल में जांच कमेटी की सिफारिशों पर हस्ताक्षर किए हैं, हमारे पास आए और जब उन्होंने बताया कि आतंकवादी अपराध के बंदियों में से सजा पाए राजनीतिक बंदियों को सरकार विशेष वर्ग के बंदी मानने पर विचार कर रही है, तब वास्तव में हत्या के अपराधियों को बाहर रखने वाली हद तक की सिफारिश को समझौते के तौर पर मान लिया गया। तो यहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि आतंकवादी अपराध के बंदियों में से सजा पाए राजनीतिक बंदियों को, तो उस वक्त राजनीतिक बंदियों को भी जो है वो आतंकवादी अपराधी माना जा रहा था। और आज भी भूमिका में मैंने इसकी सविस्तार चर्चा करी थी कि आज भी हमारे इतिहास की पुस्तकें भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने की बजाय आतंकवादी क्रांतिकारी का दर्जा दे रही हैं। हमारे लिए भगत सिंह आतंकवादी नहीं होने चाहिए, बेशक ब्रिटिश हुकूमत उन्हें कुछ भी माने। आगे पढ़ते हैं। लेकिन बाद में बहस के दौरान दूसरा ही रवैया अपना लिया गया और पंजाब जेल जांच कमेटी के लिए
हवाले की शर्तों वाला संयुक्त बयान इस तरह लिखा गया जिससे प्रतीत होता है कि मूल मंतव्य का प्रश्न बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है और समूचा वर्गीकरण दो चीजों पर आधारित था। पहला, अपराध का ढंग और दूसरा अपराधी का सामाजिक स्तर। तो अपराध का ढंग किस तरह का था और अपराधी का जो सामाजिक स्तर है वे क्या था, इसके ऊपर भी अब वे चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ यही दो वर्गीकरण हो सकते हैं अपराधियों के। इस मापदंड ने समस्या के निदान की बजाय उसे पेचीदा बना दिया है। अहिंसात्मक और हिंसात्मक अपराधों वाले राजनीतिक बंदियों में दो वर्गों वाली बात हम समझ सकते हैं, लेकिन पंजाब जेल जांच कमेटी की सिफारिशों में राजनीतिक स्तर का प्रश्न आ जाता है। जिस प्रकार चौधरी अफजल हक ने रिपोर्ट से असहमत की टिप्पणी में ठीक ही कहा है कि स्वतंत्रता के कार्य में जुटे रहने के कारण कंगाल हो गए राजनीतिक कार्यकर्ताओं का क्या होगा? क्या उन्हें किसी न्यायाधीश की दया पर छोड़ दिया जाए जो प्रत्येक को साधारण अपराधी कहकर अपनी वफादारी सिद्ध करने की कोशिश करता रहेगा, या ये आशा की जाए कि एक असहयोगी जेल से अच्छे व्यवहार की प्रार्थना करते हुए उन लोगों के आगे हाथ फैलाए जिनके विरुद्ध वे जूझ रहा है? तो ये वो बहुत अच्छी बात एक चीज लिख रहे हैं कि सामाजिक स्तर के प्रश्न को लेकर कि जब कार्यकर्ता अपना सब कुछ दांव पर लगाकर किसी संगठन को चलाता है या समाज के लिए काम करता है और समाज से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता, उसकी जमा पूंजी आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी खत्म हो जाती है, तब वह मुकदमा लड़ने की हालत में नहीं रहता। तो तब उसके पास क्या विकल्प सरकार छोड़ रही है? या तो सरकार की तरफ से वह जी हुजूरी कर ले या दया के लिए भीख मांगे। दो ही विकल्प उसके पास बचते हैं यदि सामाजिक स्तर की बात यहां पर लागू कर दी जाए। तो जो कार्यकर्ता समाज के लिए काम करते हैं, यदि समाज संगठित होकर उनके साथ खड़ा नहीं होता है तो धीरे धीरे करके उनकी भी लड़ने की शक्ति कम होने लगती है। फिर उनके पास जो विकल्प बचते हैं वे कोई बहुत अच्छे विकल्प नहीं होते। क्या यह ढंग इस बेचैनी के कारण को दूर करने का है या बढ़ाने का है? तर्क दिया जा सकता है कि जेलों के बाहर दरिद्रता में जीते लोगों को जेलों में ऐशो आराम की आशा नहीं रखनी चाहिए, जहां की उन्हें सजा के उद्देश्य से बंदी बनाकर रखा गया है। पर वे कौन से सुधार हैं जिनकी ऐश के लिए आवश्यकता होती है? क्या वे मात्र साधारण जीवन स्तर की आवश्यकताएं नहीं हैं? मांगी जाने वाली समस्त सुविधाओं के बावजूद जेल सदा जेल ही रहेगा। तो यहां पर वे बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको रख रहे हैं, जिसे आपको सुनना और समझना बेहद आवश्यक है। यहां पर वे कह रहे हैं कि जेल में जो हम मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं तो वो ऐशो आराम के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि नहाने की सुविधा मुहैया करवाना और टॉयलेट की सुविधा मुहैया करवाना, पुस्तक पढ़ने की सुविधा मुहैया करवाना, न्यूज़पेपर्स की सुविधा मुहैया करवाना, या अगर कोई कुछ लिखना चाहता है तो उनको लिखने के लिए पेपर्स और पेन प्रोवाइड करवाना बेहद मूलभूत सुविधाएं हैं। ये लग्जरीज में नहीं आना चाहिए। इस बात को भगत सिंह यहां पर स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। और यदि इन्हीं मूलभूत सुविधाओं के लिए जेल के बाहर रहकर कोई संघर्ष कर रहा है तो ये सरकार के लिए बेहद शर्म की बात है कि वो बाहर जो लोगों का जीवन स्तर है वो जेल में रह रहे कैदियों से भी ज्यादा बदतर है। इस बात को भगत सिंह फोकस कर रहे हैं। सुनिए आगे जो ये व्याख्या कर रहे हैं, उसके बाद समसामयिक संदर्भों की बात भी हम करेंगे। पर वे कौन से सुधार हैं जिनकी ऐश के लिए आवश्यकता होती है? क्या वे मात्र साधारण जीवन स्तर की आवश्यकताएं नहीं हैं? मांगी जाने वाली समस्त सुविधाओं के बावजूद जेल सदा जेल ही रहेगा। बाहर के लोगों को आकर्षित करने के लिए जेल कोई चुंबकीय शक्ति नहीं होता है और न ही कभी हो सकती है। केवल जेल आने के लिए कोई भी अपराध नहीं करता। कोई कितना भी भूख से तड़प कर मरा जा रहा हो, कितना ही अपराधी प्रवृत्ति का हो, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति जेल के बाहर ही रहना चाहता है, जेल के अंदर कोई नहीं जाना चाहता। इसी बात को भगत सिंह बता रहे हैं कि सरकार यदि ये बोलती है कि जेल में आपको बंदी रखा गया है, जेल में रहो, आप जेल में हैं,
और यहाँ पर जिस तरह की सुविधाएं आप मांग रहे हैं वो लग्जरी है, और भगत सिंह कह रहे हैं कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। बेसिक नीड्स का मांगना सरकार को लग्जरी लग रहा है। जूठन पढ़ने के दौरान यदि आपको याद हो तो मैंने जिक्र किया था कि मूलभूत सुविधाओं से इतना गिरा दिया गया है, जीवन स्तर इतना कम कर दिया गया है कि जूठन भी लोगों को 56 भोग लगने लगा है। तो वही बात यहां पर भगत सिंह भी कह रहे हैं। हम ये कहने का साहस रखते हैं कि किसी भी सरकार का यह बहुत घटिया तर्क होगा कि नागरिकों को इस दर्जे तक मोहताजी हो गई है और उनके रहने का स्तर जेल के स्तर की अपेक्षा घटिया हो गया है। क्या ऐसे तर्क में सरकार के अस्तित्व की कोई संभावना शेष रह जाती है? तो बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात वे प्रस्तुत कर रहे हैं कि जेल के बाहर हम इन्हीं चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि आम इंसान के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, और इसी संघर्ष से को नापसंद करते हुए सरकारों ने उन्हें जेल के अंदर डाल दिया है। और अब वे बोल रहे हैं कि ऐशो आराम की चीजें हैं, ये लग्जरी में काउंट होंगी, मूलभूत सुविधाएं भी। तो यदि आप इसे समसामयिक संदर्भों से जोड़कर देखेंगे तो मौजूदा सरकारों के लिए भी ये बेहद शर्म की बात है कि आपने, और इसमें खासकर मिड डे मील जो है उसका मैं खास जिक्र करना चाहूंगी, लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाने की बजाय उनको आपने भिखारी किस तरह का बना दिया है कि स्कूल आप आ रहे हैं सिर्फ एक मिड डे मील के लालच में, उनको मिड डे मील का लालच दिया जा रहा है बजाय उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के। तो से नो टू मिड डे मील। हमें खैरात नहीं चाहिए। इस देश के नागरिक होने के नाते ये हमारा अधिकार है, ये सरकार का कर्तव्य है कि आम नागरिकों को सुरक्षा दे और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करे। कैसे हजारों करोड़ के आयोजन हो जाते हैं और वहीं पर भात भात कहते हुए एक बच्ची दम तोड़ देती है। तो वही बात यहां पर भगत सिंह भी कह रहे हैं। यदि आप समसामयिक संदर्भों से इसे जोड़ेंगे तो इन पत्रों को समझना बेहद आसान है। वे ऐसा कुछ नहीं लिख रहे हैं जो आज की सरकारें नहीं कर रही हैं, जबकि आज हम आजाद देश में रह रहे हैं लेकिन फिर भी आजाद देश के गुलामों की तरह रह रहे हैं। खैर, इस समय हमें इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि बेचैनी को दूर करने का सबसे बेहतर ढंग यह है कि राजनीतिक बंदियों को भिन्न वर्ग में रखा जाए। बाद में अगर आवश्यकता महसूस हो तो उनको पुनः दो वर्गों, एक जो अहिंसात्मक अपराधों में सजा याफ्ता है और दूसरे जो हिंसक अपराधों में सजा याफ्ता है, में बांटा जा सकता है। इस स्थिति में मंतव्य निर्णायक पहलू बन जाएगा। यह कहना कि राजनीतिक मामलों में मंतव्य का फैसला नहीं किया जा सकता एक झूठा दावा है। वह कौन सी चीज है जो आज जेल अधिकारियों से जेलों में राजनीतिकों को साधारण सुविधाओं से वंचित करने के लिए कहती है? वह कौन सी चीज है जो उनकी नंबरदारियां छीनती है? वह कौन सी चीजें हैं जो अपराधियों से यह कहती है कि उन्हें शेष बंदियों से अलग रखा जाए? यही चीज वर्गीकरण में मदद कर सकती है। सरकार की ही बात से सरकार को धराशायी कर रहे हैं कि यदि सरकार बोलती है कि आप ऐसे नहीं, ऐसे बंदी हैं, आपको ऐसे ही सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो यह भी एक तरह का वर्गीकरण है कि सरकार आपको राजनीतिक बंदी में नहीं समझ रही है, साधारण अपराधी में समझ रही है, तो यह भी एक तरह का वर्गीकरण है। तो आखिर वो इसका स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि राजनीतिक बंदी जब आप किन्हें कहते हैं ये बताइए, और साधारण वर्गीय जो अपराधी है वे किन्हें कहते हैं ये बताइए। यदि आप इसकी व्याख्या कर देंगे तो वर्गीकरण करना भी आसान हो जाएगा। उसी को वर्गीकरण कहते हैं, उस व्याख्या को। तो सरकार की ही बात को सरकार के ऊपर वो रख रहे हैं। जहां तक शेष मांगों का संबंध है, हम पहले ही पंजाब जेल जांच कमेटी से अपने स्मरण पत्र में पूरी तरह कह चुके हैं। फिर भी हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि किसी भी राजनीतिक बंदी का चाहे जो अपराध हो उसे सख्त और सम्मान विरोधी मशक्कत नहीं मिलनी चाहिए, और स्थानीय भाषा या अंग्रेजी का कम से कम एक समाचार पत्र उन्हें दिया जाना चाहिए। अध्ययन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए और व्यक्तिगत साधनों से भोजन और कपड़े पर खर्च बढ़ाने की इजाजत दी जानी चाहिए। हम अभी भी आशान्वित हैं कि सरकार हमें और जनता को दिए गए आश्वासन को
अविलंब कार्य रूप में लाएगी ताकि भूख हड़ताल का फिर अवसर न आवे। आगामी 7 दिनों में यदि सरकार ने अपना आश्वासन पूरा न किया तो हम पुनः भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। आपके भगत सिंह दत्त और अन्य कैदी लाहौर षड्यंत्र केस। तो सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं कि यदि बात नहीं मानी गई और किस तरीके से सुनियोजित ढंग से जन आंदोलन को दबा देने के लिए, जिसे जेल के अंदर रहकर भी भगत सिंह चला पा रहे थे, उसे दबा देने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया कि किसी तरीके से भूख हड़ताल जो है वो स्थगित हो जाए। और बाहर यदि आपने पहले के पत्रों में ध्यान दिया होगा तो भगत सिंह बोलते हैं कि हमने स्थगित की है भूख हड़ताल, खत्म नहीं की है। इस बात को ना तो प्रेस रिलीज करते वक्त लिखा गया है और ना ही आम जनता तक ये संदेश पहुंचाया गया है कि भूख हड़ताल खत्म नहीं हुई है, स्थगित हुई है सरकार का फैसला लेने तक। तो इस चीज का भी भगत सिंह उल्लेख करते हैं पहले के पत्रों में। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये पत्र समझ में आ रहे हैं और मैं इनके साथ न्याय कर पा रही हूं। यदि संभव हो आप लोगों के लिए इसे सुनना तो सुनकर प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ताकि हम भी ये जान सकें कि जो हमारे श्रोता हैं वे इसे किस तरीके से ले रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहे हैं या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन वो न्याय संगत लग रहे हैं या नहीं ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक आके दीजिए। धन्यवाद।